जय हिंद साथियों, सब अच्छे होंगे और शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। और कल की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो हमारी जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूल अधिकार को। ठीक है, किसको डिस्कस करने वाले हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, भाग 3, भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। किसमें उल्लेख मिलता है? भाग 3, मूल अधिकार। मूल अधिकार, अधिकार फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भारत के संविधान में मूल अधिकार का आशय क्या है, मूल अधिकार किसे कहा जाता है, और हमने मूल अधिकार का स्रोत जो है कहां से लिया है। तो आप लोगों ने सबने देखा है कि अमेरिका के संविधान से, कहां के संविधान से? अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार को अपनाया है। ठीक है, भारत के संविधान में मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकार जो है राज्य, किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा प्रदत्त, राज्य का मतलब देश है ना, देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जिनसे लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या हो सके? विकास हो सके। क्या हो सके भाई? विकास हो सके। साथ ही साथ जो है लोगों के नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। किसके विरुद्ध प्राप्त है? ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार हैं। ठीक है ना। इन मूल अधिकारों का जो इतिहास है बहुत ही क्या है? पुरानी है। अगर हम देखेंगे तो फ्रांस से, कहां से स्टार्ट होती है ये? फ्रांस से। 16वीं शताब्दी के आसपास जो फ्रांस का जो शासक था, फ्रांसीसी 16वां, अत्यधिक क्रिमिनल था, अत्यधिक कठोर वहां पे क्या थी? कानून व्यवस्था थी। वहां के जो राजा थे अत्यधिक निर्दयी प्रकार का था, निर्दयी प्रकार, तो लोगों को जो है तुच्छ समझता था और लाखों लोगों को जो है कैद कर दिया, जेलों में कैद करके रख दिया, या किसी भी को जो है गोली मरवा देता था। तो इससे जो है वहां की जनता आक्रोशित हो गई और आक्रोशित होकर जो है मूल अधिकारों की मांग करने लगी। ठीक है ना। और राजा ने लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश किया, तो राजा को जो है जनता के द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया, रोड पे। और यहीं से पूरे विश्व में लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स की मांग होने लगी कि पूरे विश्व के संविधान में या विश्व के लोगों को जो है फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए, ताकि वो अपने जीविका के जो उपार्जन है, ठीक है, वो जो है सही से कर सके। फ्रीडम हो ताकि वो बोल सके, फ्रीडम हो ताकि वो चल सके और सम्मान पूर्वक जो है जीवन जी सके। ठीक है, इसीलिए जो है पूरे विश्व में फंडामेंटल राइट्स को अपने संविधान में जगह दी गई है। ठीक है, और सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स है वो ब्रिटेन के संविधान से आई है। ब्रिटेन के संविधान जो 1912 के आसपास ब्रिटेन के संविधान में मूल अधिकार लागू हो गई थी। ठीक है, और इसी के तारतम्य में फ्रांसिस जो 16वां था, उनकी जो है जनता के द्वारा निर्मम हत्या कर डाली गई। ठीक है, और पूरे जो विश्व में मूल अधिकारों की मांग उठने लगी। ठीक है, और भारत में भी कराची अधिवेशन हुई थी 1931 में। भारत में कराची अधिवेशन हुई थी 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, कांग्रेस की अध्यक्षता में। और इसी कराची के जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों को जो है भारत के संविधान में जगह देने की बात थी। ठीक है, मूल अधिकारों की मांग की गई
समझ में आ रहा है? किसकी मांग रखी गई? मूल अधिकारों की मांग रखी गई। तो आइए हम समझते हैं मूल अधिकारों का आशय क्या है, मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है, और मूल अधिकार क्यों जरूरी है, और मूल अधिकार जो है किसके विरुद्ध प्राप्त है। क्या मूल अधिकार का जो आशय है, आशय या अर्थ क्या है, ये देख लेते हैं हम। अधिकार का आशय है व्यक्तियों को यहां पे ध्यान रखना आप लोग, व्यक्तियों को संविधान के द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार, ठीक है, व्यक्तियों को संविधान के द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जिसके द्वारा या जिससे व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। नैतिक मूल्यों का विकास कर सके ऐसे अधिकार जो है क्या कहलाता है? मूल अधिकार कहलाता है। मूल अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है। किसके द्वारा प्रदत्त है? व्यक्तियों को संविधान के द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जिससे व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सके एवं सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। ठीक है, व्यक्ति जो है सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, ऐसे अधिकार जो है क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, भारत में मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया है। ठीक है, कहां के संविधान से अपनाया गया है? अमेरिका के संविधान से या भारत के संविधान में अपनाया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। और मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। मूल अधिकारों को अगर कोई हनन करता है, कोई छीनता है, कोई कम करता है, ऐसी स्थिति में आप अपने मूल अधिकारों को बचाने के लिए, ठीक है, न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायालय को इसीलिए मूल अधिकारों के संदर्भ में सजग प्रहरी कहा गया। क्या कहा गया? सजग प्रहरी कहा गया कि मूल अधिकारों की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देती है, हाई कोर्ट देती है। ठीक है, कौन देगी? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, कि आप लोगों के मूल अधिकार जो है किसी भी शर्त में कम नहीं किए जा सकते, छीना नहीं जा सकेगा। ठीक है ना, इसके लिए जो है सजग प्रहरी के रूप में न्यायपालिका डंडे लेके खड़ी हुई है। ठीक है, तो भारत के सभी नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और इन मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए और अपने जो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। आप लोग मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है, के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि राज्यों की शक्तियों को कटौती करके या राज्य सरकार ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को हनन करता हो या मूल अधिकारों को कम करता हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसे कहा गया है कि मूल अधिकार जो है राज्यों के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है। राज्यों के विरुद्ध
व्यक्ति को प्राप्त मूल अधिकार है, ठीक है ना। और मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिए, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय की दरवाजा खटखटाया जा सकता है। न्यायालय में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। मूल अधिकार का आशय क्या है? मूल अधिकार किसे कहा जाता है? मूल अधिकार व्यक्तियों को संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भौतिक, ठीक है ना, भौतिक के अंतर्गत जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, साथ ही साथ नैतिक मूल्यों का विकास कर सके एवं सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। ऐसे अधिकार जो है क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहलाती हैं। आगे चलते हैं हम। भारत में भारत की मूल संविधान में, भारत की मूल संविधान में 7 प्रकार की मूल अधिकार थी, 7 प्रकार की मूल अधिकार थी। प्रारंभ में 7 प्रकार की मूल अधिकार थी, ठीक है। ये मूल अधिकार कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। पहला जो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार लिख लेंगे आप लोग, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो अधिकार है, तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार। पांचवा जो मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति संरक्षण का अधिकार। छठवां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सातवां जो अधिकार है संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से जो है मूल संविधान में 7 प्रकार की मौलिक अधिकार शामिल थी, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संरक्षण का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। एवं शोषण के विरुद्ध की बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। और शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद
ये 31 में थी, जिसे जो है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को 300 का में शामिल कर दिया गया और इसे जो है कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया, कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसे भाग 12 में, किसमें, भाग 12 में विधिक अधिकार के रूप में जो है इसको विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, और इसे जो है 300 का में शामिल किया गया। आगे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से ये जो मूल अधिकार है ये समाप्त हो गया, ये यहां से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में जो मूल अधिकार की संख्या है कितनी है, 6 मूल अधिकार। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसे संपत्ति के अधिकार को जो है क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और इसको स्थानांतरित करके जो है भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में जो है स्थापित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां तक समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत? मूल अधिकार को न्यायालय में परिवर्तनीय है। हाँ, न्यायालय में परिवर्तनीय है। ठीक है, न्यायालय में क्या की जा सकती है, परिवर्तन की जा सकती है। मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है, राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, राज्यों के शक्तियों को यह क्या करती है, कम करती है, न्यून करती है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं मूल अधिकार लागू होगी तो राज्य जो है ऐसे कानून नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों को क्या करती हो, हनन करती हो या कम करती हो या बाधित करती हो। ठीक है ना, यह संसद भी कोई ऐसे कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचा रही हो, कम कर रही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 12 देखिए, अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, मूल अधिकार के संदर्भ में राज्यों की परिभाषा। राज्यों की परिभाषा, राज्य किसे कहा गया है, ये आर्टिकल 12 में मिलता है। ऐसे राज्य जो देश के लिए क्या बना रहे हो, कानून बना रहे हो। जैसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत देश की संसद, राज्य की, देश की संसद, राज्य की विधायिका जिसको हम विधानसभा कहते हैं, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति, का आदेश, आबलिक राज्यपाल का आदेश, ठीक है, राज्यपाल का आदेश। नेक्स्ट, संसद जो है देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, तो वो राज्य के लिए कानून होगी। देश की सरकार और राज्य सरकार, ठीक, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, पंचायत या ग्राम पंचायत कह सकते हैं आप, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय या
कलेक्टर का आदेश, कलेक्टर का आदेश, एसडीएम का आदेश, एसडीएम का आदेश, ठीक है। ये सभी जो देश के लिए कानून बना सकते हैं, जो जिनके हस्ताक्षर पर देश में नियम लागू हो जाते हैं, वे सभी संस्थाएं राज्य के परिभाषा के अधीन शामिल है, यह राज्य की परिभाषा में शामिल है। जो संस्थाएं विधायिका के रूप में कार्य करती है, जैसे देश की संसद जो है देश के लिए कानून बनाती है कि नहीं, और राज्य में विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल के द्वारा राज्य के लिए कानून बनाई जाती है। और आर्टिकल, आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 123 के प्रावधानों के अंतर्गत अगर संसद सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है आदेश निकाल देती है, वह जो है अध्यादेश कहलाती है, वो कानून के रूप में कार्य करती है। और राज्यपाल 213 के प्रावधानों के तहत अध्यादेश जारी कर देती है राज्य में, और वो कानून की शक्ल ले लेती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का जो है क्या है, विधायिका है, राज्य की परिभाषा है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार जो कानून को जो है लागू कराती है या कोई आदेश जारी करती है, ठीक है। और ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, कलेक्टर का आदेश, एसडीएम का आदेश, या एलआईसी या अन्य ऐसी कोई संस्थाएं जो जनता के लिए कोई कानून बनाती हो या आदेश जारी करती हो, वे सभी जो है राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? राज्य की परिभाषा में शामिल है। ठीक है, आर्टिकल 12 के अंतर्गत। आगे बढ़े हम लोग। तो ये जो निकाय होते हैं वो जनता के लिए कानून बनाती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। ऐसे कानून जो मूल अधिकार को ठीक, ऐसे कानून जो मूल अधिकार को क्या कर रहा हो, न्यून कर रहा हो, या न्यून को इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्पीकरण, आबलिक कम कर रहा हो, या आबलिक लिख सकते हैं, अल्पीकरण या कम कर रहा हो, या क्या कर रहा हो भाई, बाधित कर रहा हो, बाधित। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे कानून जो मूल अधिकारों को कम कर रहा हो या न्यून कर रहा हो या अल्पीकरण कर रहा हो, क्या कर रहा हो, अल्पीकरण कर रहा हो, ऐसे कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है। इसी आधार पर न्यायपालिका को मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है, संरक्षक या सजग प्रहरी कहा जाता है, सजग प्रहरी। ठीक है, मूल अधिकारों के संदर्भ में सजग प्रहरी किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के प्रावधानों के तहत, आर्टिकल 32 एवं जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट 226, आर्टिकल 226 के प्रावधानों के तहत जो है मूल अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देती है, सुरक्षा की गारंटी देती है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 एवं आर्टिकल 226 के प्रावधानों के तहत हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देती है। ठीक है ना। जब भी किसी व्यक्ति को उनकी मूल अधिकार जो है क्या हो, बाधित हो रहा हो या कम की जा रही हो सरकार के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। मूल अधिकारों को परिवर्तन करा सकता है कि मेरे जो है मूल अधिकार, मेरे देखने के अधिकार, मेरे चलने के अधिकार, मेरे शिक्षा के अधिकार, इनको जो है फलाना व्यक्ति के द्वारा क्या की जा रही है, कम की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनके खिलाफ जो है रीट जारी करेगी, आदेश जारी करेगी। समझ में आ रहा है। और आपकी मूल अधिकारों की सुरक्षा देगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 13 के प्रावधानों के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 13 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून, ठीक है ना, जैसे उपरोक्त जो राज्य थे आर्टिकल 12 में वर्णित राज्य हैं, वो कोई कानून ऐसे कानून बना देते हैं जिससे मूल अधिकारों को हनन हो रहा हो या कम हो रहा हो या बाधित कर रहा हो, वे कानून जो है आर्टिकल 13 के प्रावधानों तक के अनुसार उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जहां तक वो मूल अधिकारों को क्या कर रहा हो, बाधित कर रहा हो, कम कर रहा हो। जैसे कानून, अगर सरकार कोई कानून बना देती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, या राज्यपाल या राष्ट्रपति का कोई आदेश हो, ऐसे आदेश जो 6 जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों को क्या कर रहा हो, कम कर रहा हो, प्रभावित कर रहा हो या अल्पीकरण कर रहा हो, तो उस सीमा तक शून्य माने जाएंगे जहां तक वो मूल अधिकारों को कम कर रहा हो, बाधित कर रहा हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, हमने क्या बताया, ऐसे कानून जो मूल अधिकारों को अल्पीकरण, कम कर रहा हो या बाधित कर रहा हो, उस सीमा तक शून्य माने जाएंगे जहां तक वो मूल अधिकारों को क्या कर रहा हो, बाधित कर रहा हो। ठीक है, या कम कर रहा हो। इसके संदर्भ में एक दो क्लॉज लिख लीजिए। आर्टिकल 13(1) देख लीजिए। आर्टिकल 13(1) प्रारंभ में संविधान लागू के समय, प्रारंभ में संविधान लागू के समय जो कानून, संविधान लागू हुई तो 395 अनुच्छेद लागू हुई ना, 395 अनुच्छेद लागू हुई। इन अनुच्छेदों में ऐसे कानून भी थे जो मूल अधिकारों को कम कर रहे थे। ठीक है, तो प्रारंभ में संविधान लागू के समय जो कानून लागू हुई, उन कानूनों में अगर वो मूल अधिकारों को बाधित कर रहा हो या कम कर रहा हो, तो उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जहां तक वो मूल अधिकारों को कम कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 13(1) में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ऐसे कानून शून्य हो जाएंगे जहां तक वो मूल अधिकारों को बाधित कर रहे थे या कम कर रहे थे। ठीक है, आर्टिकल 13(1). चलिए नेक्स्ट चलें। 13(2) ध्यान रखेंगे आप लोग। संसद आबलिक विधानमंडल, या इसको आप लोग लिख सकते हैं केंद्र सरकार आबलिक राज्य सरकार। यहां तक हो गया ना। ध्यान रखेंगे आप लोग, राज्य की, देश की संसद व देश की विधानमंडल या केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो भी कोई ऐसा कानून बनाता हो जो मूल अधिकारों को बाधित करता हो, ठीक है, मूल अधिकारों को कम कर रहा हो, ऐसे कानून जो है उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जहां तक वो मूल अधिकारों को कम कर रहा हो या शून्य कर रहा हो। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके अंतर्गत जो है 13(3) है, जहां पे कहा गया है राज्यपाल
आबलिक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के आदेश, ऐसे आदेश जो राज्यपाल के द्वारा कानून के रूप में आती हो या राष्ट्रपति के द्वारा देश के लिए ऐसे कोई कानून आता हो, तो वे कानून जो है उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जहां तक वो मूल अधिकारों को कम कर रहे हो, न्यून कर रहे हो। ठीक है ना? तो इसमें जो है 13(3) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे कानून जो राष्ट्रपति के द्वारा लागू की गई हो और राज्यपाल के द्वारा लागू की गई हो, ऐसे कानून उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जहां तक वो मूल अधिकारों को कम कर रहे हो, बाधित कर रहे हो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट डंडे लेके पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डंडे लेके पड़ा हुआ है। ठीक है? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है? ना तो केंद्र सरकार भी ऐसे कानून नहीं बना सकती और ना ही राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। ठीक है? आगे बढ़े हैं। तो प्रथम मौलिक अधिकार, प्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत जो है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार, कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। ठीक है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 देख लीजिए, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, एवं समान संरक्षण। भारत के प्रत्येक नागरिक जो है कानून के दृष्टिकोण में समान है और सभी को जो है समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है? ये प्रथम क्या है? समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट चलते हैं हम अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 15। देखिए, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। 15, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को मूल वंश को उसके, लिख लेंगे आप लोग, मूल वंश, जाति, लिंग, उसके मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, स्थान आदि के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति, धर्म, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अलग अलग समझा नहीं जाएगा। ठीक है? ये आर्टिकल 15 में है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 16, नियोजन के संबंध में समानता, नियोजन के संबंध में समानता, नियोजन के संबंध में समानता। जितने भी भर्ती प्रक्रिया है, जितने भी भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि सभी को समान अवसर मिले। ठीक है? नियोजन के संबंध में समानता। ठीक है? नियोजन के संबंध में समानता। ठीक, आर्टिकल 16। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत,
अस्पृश्यता का निषेध, निषेध आबलिक अंत लिख देंगे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 के प्रावधान के अंतर्गत, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में जो छुआछूत है, छुआछूत वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। भारत के जो संविधान है उसमें समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18, जिसके अंतर्गत उपाधियों को अंत कर दिया गया है। सारे उपाधि नाम से पहले कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, ताकि सबके सब जो है क्या दिखे, इक्वल दिखें, बराबर दिखें। ठीक है ना? सिर्फ सेना एवं शिक्षा संबंधी उपाधि क्या की जा सकती है? धारण की जा सकती है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि जो है शिक्षा से प्राप्त उपाधियों को धारण की जा सकती है। दूसरा है, सेना से प्राप्त उपाधियों को धारण की जा सकती है, जैसे जनरल वीके सिंह, एडमिरल आदि आदि। समझ में आ रहा है? सेना के द्वारा एवं शिक्षा से प्राप्त उपाधियों को धारण की जा सकती है। बाकी सभी जो अधिकार हैं या सभी जो उपाधि हैं उनको अंत कर दिया गया है। ठीक है, चाहे वो भारत रत्न हो या पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये तो पुरस्कार है ना, और पुरस्कार जो है एक प्रकार का सम्मान है। ठीक है, और ये उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, समानता का अधिकार। चलिए आगे बढ़े, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट जो दूसरा नंबर का जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल या अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 वाक किसके लिए? गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध कानून। समझ में आ रहा है ना? किससे? नेक्स्ट जो दूसरा नंबर का जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल या अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति, इस तरीके से है, वाक, अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रता, अन्य स्वतंत्रता। जैसे अभिव्यक्ति एवं वाक की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? राइट टू स्पीच, समझ में आ रहा है ना? और इसके अंतर्गत जो है टीवी, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सारे जो है इसी अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत है। ठीक है, वाक अभिव्यक्ति, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। या निशस्त्र जो है, निशस्त्र सम्मेलन बुला सकते हैं, शांतिपूर्वक जो है सम्मेलन बुला सकते हैं। संघ समिति संगठन बना सकते हैं, संघ समिति संगठन बना सकते हैं। भारत के क्षेत्र के अंदर निर्बाध भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है ना? भारत के सीमा के अंदर निर्बाध भ्रमण कर सकते हैं, वाणिज्य व्यापार आदि जो है कर सकते हैं, एवं
भारत की सीमा के अंदर निवास करने की स्वतंत्रता इसी आर्टिकल्स में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं 20। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ या संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता ठीक। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता, समझ में आ रहा है? या किसी का खजाना लूट लिया आपने, तो ये अपराध होगा ना, तो उस अपराध के संदर्भ में जो है आप अपनी संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं, बचाव करने की जो है क्या है, अधिकार है, ये स्वतंत्रता है। आगे चलते हैं 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसे जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जीवन जीने की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत शुद्ध वायु, शुद्ध जल, ठीक है, निजता के अधिकार, कौन सा अधिकार? निजता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, कि आप निजी से कहीं घूम रहे हैं, या विदेश जाने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, आर्टिकल 21 में जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी गतिविधियां होती है, जैसे जन्म संस्कार, ठीक है, शादी विवाह, कोरोना काल में नहीं रुका, लोग दो जने शादी करने लगे थे। ठीक है, तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को किसी भी परिस्थितियों में जो है समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना आप लोग, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसे जीवन जीने की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। एक 21 का है, 21 का, जिसको शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार कानून। 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी। किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार जो है ऐसी व्यवस्था करेगी कि शिक्षा का जो अधिकार है वो शिक्षा से कोई भी व्यक्ति वंचित ना रह जाए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वतंत्रता एवं निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून। ध्यान रखेंगे आप लोग, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वतंत्रता। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वतंत्रता होगी। भारत के सभी नागरिक जो है अगर पुलिस वाले गिरफ्तार कर रहे हो तो ऐसे स्थिति में गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। ठीक है, अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर जो है पुलिस वाले या कोई भी बंदी है उसे जो है निकटतम न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यायपालिका जो है ये दोषी है या नहीं, ये जो है क्या कर सके, उनको साबित कर सके। ठीक है, और तीसरी चीजें हैं, मनपसंद वकील क्या कर सकते हैं? मनपसंद वकील लगा सकते हैं। मनपसंद क्या लगा सकते हैं? वकील लगा सकते हैं, सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में
प्रस्तुत करना होगा, या मनपसंद वकील लगा सकते हैं। वकील भी नहीं है तो खुद जो है वकालत किसके रूप में, वकील के रूप में अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इतनी तक जो है क्या है, छूट दी गई है, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति को भी सजा प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो यहां तक समझ में आ गया। आर्टिकल 19 क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 अपराध के लिए, किसके लिए, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002 को शिक्षा का अधिकार कानून आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण एवं निवारक निरोध कानून। कुछ ऐसे कानून भी है जो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत, जैसे कोई जो है कवर्धा में बम फोड़ने वाला है, ये अंदेशा हो रहा है पुलिस को, तो उस अपराध से बचाने के लिए जो है उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है, नजरबंद की जा सकती है। यही जो है निवारक निरोध कानून कहलाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है 3 महीने तक जो है क्या की जा सकती है, नजरबंद की जा सकती है। समझ में आ रहा है। तो ये निवारक निरोध कानून है, जिसके अंतर्गत जो है टाडा कानून, पोटा कानून, मीसा कानून, मकोका कानून आदि कानून है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ, संदेह के आधार पर या कुछ अपराध घटने वाला है, ठीक है, उसके आधार पर जो है गिरफ्तारी नहीं होगी, उसमें नजरबंद किया जाएगा। आगे चले हम लोग। नेक्स्ट जो है तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 23 देख लीजिए, अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार। ठीक है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को जो है पैसों के लिए खरीद फरोख्त नहीं करेगा। ठीक है, मानो जैसे खून बेचना, किडनी बेच देना, क्या बेच देना, किडनी बेच देना, आंखें बेच देना, ये सब जो है पूर्णतः क्या है, प्रतिबंध है, निषेध है। ठीक है, साथ ही साथ जो है क्या होगा, बलात् श्रम, जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं, क्या होते हैं, बंधुआ मजदूर, बेगारी प्रथा, दास प्रथा, बेगारी प्रथा, दास प्रथा, वे सभी जो प्रथाएं हैं जिन्हें जो है क्या कर दिया गया है, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। आगे चलते हैं हम, आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24, जिसके अंतर्गत जो है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको किसी भी तरीके से उद्योग, किसमें, उद्योग एवं जहां पर जो है क्या हो, शारीरिक, ठीक है, क्या हो, शारीरिक जो है कष्ट हो, जैसे ईंट भट्ठे हो गया, उद्योग हो गया, या भारी उद्योग, जहां पे जो है क्या हो, उनके जो शारीरिक जो वृद्धि है वो रुक जाए, या उनको जो है नुकसान हो। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक विकास में जो है क्या हो, बाधा हो,
ऐसे स्थिति में जो है बाल श्रम का पूर्णतः क्या की गई है, निषेध किया गया है। इसीलिए हर होटलों में मिलता है कि हमारे यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चे कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, इसी कानून के आधार पर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े तो याद रखना बाल श्रम का निषेध किया गया है। किसका निषेध किया गया है? बाल श्रम का निषेध। आगे चलते हैं हम। चौथा जो मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ध्यान रखेंगे आप लोग। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, जिसके अंतर्गत 25 देख लीजिए, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 भारत के सभी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से किसी भी धर्म को ठीक है, कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से, कैसे? अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है। मानने तथा व्यवहार के रूप में आचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्योंकि धर्म जो है, धर्म क्या है? क्या है? आंतरिक विषय है, मेरा व्यक्तिगत विषय है कि मैं किस धर्म की पूजा करूंगा, किस भगवान की पूजा करूंगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन ना करे। लेकिन किसी को अगर आप डंडे लेकर आप धर्म परिवर्तन कराते हो तो ये अपराध माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? स्वेच्छा से अगर वो किसी धर्म को मानता है, ऐसी स्थिति में उसे कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है भारत के संविधान में। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहां पे क्या है, कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? मानने की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ किसी भी धर्म को जो है आचरण के रूप में, किसको? व्यवहार में, आचरण के रूप में जो है स्वीकार करने की क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 26, किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार एवं प्रबंधन की स्वतंत्रता ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभा सम्मेलन आदि का आयोजन कर सकता है। सभा सम्मेलन आदि का आयोजन कर सकता है। साथ ही साथ क्या कर सकता है? चंदा भी ले सकता है, प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, सभा समिति सम्मेलन आदि बना सकता है। ठीक है, किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार एवं प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 27 धार्मिक प्रबंधन एवं स्वेच्छा अनुदान संग्रह करने की स्वतंत्रता। चलिए, समझ में आ रहा है?
अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए कोई भी व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, चंदा एकत्रित कर सकता है। बात ये रही, इसीलिए जब भी क्या होगी, गणेश चंदा होती है, दुर्गा चंदा होती है, या अन्य जो चंदाएं होती है, उसमें स्वच्छ अनुदान की बात कही जाती है। आर्टिकल 27 समझ में आ रहा है। और जो भी चंदा एकत्रित हो, इस पर जो है सरकार क्या नहीं लेगी, टैक्स नहीं लेगी, टैक्स नहीं, टैक्स फ्री, याद रखना आप लोग, टैक्स फ्री। ठीक है, कैसी होगी भाई, टैक्स फ्री होगी। समझ में आ रहा है। अगर जो भी, इसीलिए तो आप लोग देखे होंगे बालाजी, कौन सी है ना, बालाजी जो है क्या है, भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। पद्मनाभ मंदिर, शिरडी के साईं मंदिर, ठीक है ना। तो बड़े बड़े ट्रस्ट बनाते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं ये, ठीक है, ताकि जो भी शुल्क हो, जो भी आय हो जनता के द्वारा, इन पर टैक्स तो भारित नहीं होता, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं समिति संगठन बना देती है ताकि उस पैसे का जो है सही उपयोग किया जा सके, क्योंकि जनता का ही पैसा है। चलिए आगे चलते हैं। 28, सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध, शिक्षा का निषेध, ठीक है। सरकारी संस्था एवं सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का पूर्णतः निषेध कर दिया गया है कि किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा है। चाहे वो सरकार के द्वारा पोषित हो या अर्धशासकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का पूर्णतः निषेध किया गया है। लेकिन जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जहां की अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी परंपरा है, उनकी लिपि पृथक लिपि होती है, उनको संरक्षण करने के लिए जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। समझ में आ रहा है। जैसे मदरसे होते हैं, मदरसे सुने हैं ना, खालसा स्कूल होता है जहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि यह स्वपोषित होती है। समझ में आ रहा है, क्या होती है, स्वपोषित होती है। और किसी को जो है, कोई व्यक्ति जैसे निकेत जो है मदरसे जाना चाहता है, ठीक है, ऐसे स्थिति में जो है कोई इनको जाने से मना भी नहीं करेगा, लेकिन शर्त यह है कि 18 साल से कम आयु के हैं तो उनके माता पिता के अनुमति के बाद ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 18 साल के बाद जो है स्वतंत्र होगा और वो धार्मिक शिक्षा के लिए खुद क्या ले सकता है, अपने राय बना सकता है। आगे चलते हैं, हम आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर के मौलिक अधिकार, जिसके अंतर्गत 5वें नंबर का मौलिक अधिकार क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति संरक्षण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति संरक्षण संबंधी स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी लिपि भाषा, परंपरा, संस्कृति, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को
बचाए रखने रखने एवं संवर्धन की स्वतंत्रता स्वतंत्रता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, ठीक है, इनको जो है बनाए रखने के लिए ये जो है क्या कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, और सरकार जो है हमेशा इनको संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक 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 वर्ग शिक्षण संस्थान खोलने तथा प्रशासन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान खोलने, शिक्षण संस्थान की स्थापना करने, साथ ही साथ उस पर प्रशासन करने, ठीक है, और इन शिक्षण संस्थानों में अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी परंपरा की जो परंपरा है उसको जीवंत रखने के लिए उन पर शिक्षा देने का भी अधिकार है। जैसे सरकार के द्वारा हल्बा बोली, गोड़ी बोली एवं जो बैगानी है, स्थानीय जो भाषा है, उनको बचाए रखने के लिए जो है, ठीक है, क्या करती है, प्रोत्साहन दे रही है। एवं स्कूल या शिक्षण संस्थान में उनको पढ़ाने के लिए भी सरकार क्या करती है, प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, ताकि ये जो है क्या रहे, विलुप्त ना हो, ये बचे रहें। समझ में आ रहा है? ये क्या रहे, बचे रहें। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32, जो अंतिम मौलिक अधिकार है 6वें नंबर का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे जितने भी हमने 5 मौलिक अधिकार देखा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, इन अधिकारों को अगर सरकार के द्वारा न्यून की जाती है, कम की जा रही हो, या संसद के द्वारा कम की जा रही हो, ऐसे स्थिति में हमने देखा था कि जो आर्टिकल 32 के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रीड जारी कर सकती है, आदेश जारी कर सकती है, और संवैधानिक जो अधिकार है इनके उपचार कर सकती है। ठीक है, इसीलिए भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा भाई? संविधान की आत्मा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के द्वारा जो है क्या कहा गया? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा गया। क्यों आत्मा कहा गया? हमने क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट पर रीट जारी की जा सकती है, और आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी रक्षा की गारंटी देती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के संदर्भ में सजग प्रहरी कहा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 5 प्रकार की रीटें हैं, 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है, रीट जारी किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करती है, जिसके अंतर्गत पहला जो रीट होगी बंधी प्रत्यक्षीकरण, बंधी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो रीट है परमादेश, परमादेश। तीसरी जो रीट है प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथी रीट है उत्प्रेषण, उत्प्रेक्षण। अरे प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण। पांचवा जो रीट है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। इस तरीके से 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है, जिसके अंतर्गत बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। कौन सा? उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये उत्प्रेषण है, ठीक है, और अधिकार परीक्षा, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल की क्लास को देख लेना ताकि इनके संदर्भ में हमको डिटेल में जानकारी मिल जाए, ठीक है। कल हम समग्र अध्ययन करेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच। आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।